क्रेड के बारे में जानते हैं कि अगर मैं क्रेड की फुल फॉर्म पूछूं तो किसी के लिए भी न्यू चीज नहीं है ये। क्रेड की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है भाई? सबसे पहली चीज तो आती है क्रिएट। ठीक है, क्योंकि पहले आप क्रिएट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? रीड करने के बाद आप क्या करोगे? अपडेट या तो फिर डिलीट। आपकी चॉइस है, अपडेट करो या डिलीट, लेकिन काम ये चारों ही होने चाहिए। ठीक है, क्रिएट में हम क्या करेंगे भाई? फॉर्म क्रिएट करके फॉर्म बनाकर डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। कहाँ इंसर्ट करवाएंगे भाई? डेटाबेस। ठीक है, डेटा इंसर्ट इनटू डेटाबेस। ठीक है, यानी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट का। और जो डेटा मैं डेटाबेस में इंसर्ट करवा चुकी हूँ तो हम क्या करेंगे भाई? रीड करेंगे। स्पेलिंग गलत नहीं है, वो आगे पीछे हो गया ना, तो हम उसको क्या करेंगे भाई? व्यू करेंगे। व्यू करना, देखना, ये वाली चीज आपके पास क्या कहलाएगी? रीड। डेटा हम डेटाबेस में डलवा चुके हैं, उसमें किसी किसी की कोई गलती हो गई, कोई मसला हो गया, तो उसको आप क्या कर सकते हो भाई? अपडेट कर सकते हो। अपडेट यानी कि क्या करोगे भाई? चेंज करोगे। या मैं कहूँ कि भाई क्या करोगे? एडिट करोगे। एडिट करने के बाद अपडेट के बटन में क्लिक करोगे, या तो आप डेटा को रिमूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, तो क्रेड परफॉर्म करना है तो स्टेप फॉलो करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से। सबसे पहली चीज तो वही वाली बात है कि क्या बनाना है भाई? क्रिएट करना है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ से आके मैंने कहा कि भाई सिंपल किसी भी नाम से प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैंने कहा प्रोडक्ट डॉट डाट के नाम से प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेलिंग सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, सिंपल स्टार्ट कहाँ से लेना है? HTML लिखना है, तो जो बेसिक कोड होता है वो बेसिक कोड थोड़ी देर वेट करने पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आकर आपने कहा कि भाई नाम मैंने क्या रख लिया? ऐड प्रोडक्ट। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। अब जितना भी कोड मैं इस ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पर कर रही हूँ, ये कोड मैंने देखना है, तो ये ऐड प्रोडक्ट मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। कंट्रोल डॉट करके मैंने इस पेज को ऐड करवा लेना। अब यहाँ पर वो मुझे एरर दे रहे हैं। एरर किस बात का दे रहा है? कि भाई ऐड प्रोडक्ट तो मुझे मिल ही नहीं रहा, मेरा ऐड प्रोडक्ट इस पेज पर है। तो इस पेज का लिंक यहाँ मुझे देना पड़ेगा। किस तरह से देंगे? उसने कहा इम्पोर्ट कर लो पैकेज माई ऐप के अंदर प्रोडक्ट डॉट डाट के नाम से एक फाइल है, यानी ये फाइल। जैसे ही ये इम्पोर्ट करवा लोगे, नीचे से एरर आपके पास चला गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है? यहाँ से आकर सिंपल हमें बेसिक कोड जो हम स्टार्ट करते हैं वक्त लिखते हैं भाई मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के बाद लास्ट में लगे हाथ की सेमीकोलन लगा दो, ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना। उसके बाद क्या है? होम। होम के अंदर हमारे पास क्या है? स्केप कोड। स्केप कोड के अंदर अगर ऐप बार बनाना चाहते हो तो ऐप बार, और ऐप बार में हमें क्या चीज देनी पड़ेगी? टाइटल। टाइटल में हम बता देंगे कि भाई आज का जो हमारा टाइटल है वो क्या है? क्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई क्रेड। अच्छा, किसका यूज करेंगे हम? यहाँ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते थे डेटाबेस के लिए, लाजमी नहीं है क्या फायरबेस का ही यूज करो। आप जो मैथ्स का भी यूज कर सकते थे, आप पर डिपेंड करता है कि आप किसका यूज कर रहे हो। तो मैं फायरबेस का यूज कर रही हूँ, तो हमने हेडिंग भी यही लगा दी। अच्छा, साथ साथ ऐप बार का बैकग्राउंड कलर सेट करना है। जैसे ही मैं एंटर करूंगी ना, मुझे बता देगा भाई ऐप बार यहाँ खत्म हो रही है। तो कलर मैंने क्या सेट करना है? कलर्स डॉट, और अपनी मर्जी से कोई भी कलर क्या कर लो? सेट करो। ब्लैक कर दिया। टेक्स्ट का कलर तो मुझे ना सही नहीं आएगा। टेक्स्ट को अगर कलर देना है तो क्या करेंगे? स्टाइल। और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर सिंपल कलर, और टेक्स्ट को कलर क्या दे देते हैं भाई? वाइट। ठीक है, आकर इस पॉइंट पर चलाकर देखते हैं। अभी कुछ भी नहीं किया, जस्ट ऐप बार डिजाइन की है, यानी कि जो आपके पास टॉप पर एक बार बनी हुई आती है वो डिजाइन। जस्ट फ्लटर रन लिखना है। फ्लटर रन लिखने पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, किस पर चलाना है। हम किस पर चलाते देखते आ रहे हैं शुरू से, क्रोम पर। तो यहाँ से टू लिखकर सिलेक्ट कर। ठीक है, अब ये क्रोम पर ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ फील्ड्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पूरा क्रेड परफॉर्म कर रहे हो, तो आप पर डिपेंड करता है कि भाई आपके प्रोडक्ट वाले टेबल में कितनी चीजें हैं। आपके पास प्रोडक्ट का नाम है, उसकी आईडी है, उसकी प्राइस है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। आप अपनी मर्जी से कॉलम के नाम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे फायरबेस के अंदर ऑथेंटिकेशन में हमने क्या किया था भाई? ऑथेंटिकेशन में हमारे पास हमने ईमेल और पासवर्ड का यूज किया था। ठीक है, इसमें प्राइमरी फॉरेन की इसमें हमारे पास जो एसक्यूएल प्राइमरी की और फॉरेन की वाला मामला नहीं है, लेकिन क्विड होगी। क्विड का क्या मतलब होता है? कि आपके पास आईडी यूनिक होगी। क्विड आप लोगों ने एसक्यूएल में पढ़ा भी होगा। गलती से याद है थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, यहाँ पर जस्ट एक ऐप बार बनी हुई आ रही होगी, लेबल हटा देते हैं। तो लेबल हटाने के लिए तो क्या करते थे भाई? सिंपल डिबग शो चेक मोड बैनर बाय डिफॉल्ट जो है उसको फॉल्स करके एक बार रिफ्रेश करके चेक करना है, तो लेबल आपके पास है।
अब जल्दी से आके फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, कोई नई चीज नहीं है, बहुत दफा आप लोग डिजाइन कर भी चुके हो। तो यहाँ पे Body. मैंने कहा भाई बॉडी, बॉडी के हाँ। अंदर एक कंटेनर ले लेते हैं, इसी के अंदर सारा काम करेंगे। हाँ। कंटेनर में मैंने कहा भाई चाइल्ड, और क्योंकि मल्टीपल विजिट्स आने वाले, नाम है प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, कॉलम। आप पर डिपेंड करता है, कॉलम लो, लिस्ट लो, कोई मसले वाली बात नहीं। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है क्या लेना है। अब सबसे पहला जो चिल्ड्रन है वो मैंने कहा भाई मेरे पास क्या है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आपके पास ये आ रहा है। पहला टेक्स्ट फॉर्म फील्ड मैंने ले लिया। आकर अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो क्या मुझे यहाँ कुछ दिख रहा होगा, एक लाइन आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। अगर हम आकर देखें तो एक लाइन हमारे पास आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लेने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, सेट करना है। और साथ ही साथ अगर आप नहीं चाह रहे कि भाई ये जितने भी आपके पास इनपुट फील्ड्स आ रही हैं इनकी विड्थ आपकी स्क्रीन की विड्थ के इक्वल हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को रैप कर लो। किससे रैप कर लो भाई, कंटेनर, कंटेनर, और कंटेनर को क्या दे दो भाई, कोई भी एक विड्थ दे दो, ठीक है। तो यहाँ से आके मैं कहती हूँ कि कंटेनर को हम विड्थ दे देते हैं 3, सही है। और सेंटर में ले आना है। सेंटर में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल हमारे पास कॉलम हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर आकर बोलेंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। अच्छा, अभी ये कहाँ से सेंटर में आ गया है, ये हमारे पास वाई एक्सिस से सेंटर में आ गया। एक्स एक्सिस से भी अगर मुझे ये सेंटर में चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने क्योंकि कंटेनर की विड्थ सेट की हुई, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि यहाँ आप क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लगा लेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई कॉलम के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो इस कंटेनर के सेंटर में है। तो यहाँ से आके इस कंटेनर ही को क्या कर लो, इस कॉलम ही को क्या कर लो, सेंटर में कर लो। किसके सेंटर में, कंटेनर। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। ये जो आपके पास टेक्स्ट फील्ड है जहाँ यूजर टाइप करेगा प्रोडक्ट का नाम और सारी चीजें, तो उसको किस तरह से डिजाइन करेंगे। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है आपके पास डेकोरेशन। अब डेकोरेशन करना किसको है भाई, इनपुट फील्ड को करना है इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन के अंदर मुझे क्या देना है भाई, बॉर्डर। और बॉर्डर किसको देना है, हमारे पास बॉर्डर को सेट करने के लिए प्रॉपर्टी आती है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, रेडियस वगैरह भी देना है तो दे दो, मैं रेडियस भी दे देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ भाई बॉर्डर रेडियस जो है मुझे कितने का चाहिए, लेट से 15 का, ठीक है। आकर चेक करते हैं, एक प्रॉपर बॉक्स आ रहा होगा। एक फील्ड अगर आप अच्छे से डिजाइन कर लोगे तो बाकी फील्ड्स बड़ी आसानी से डिजाइन। अब यहाँ पर यूजर लिखे क्या, जैसे HTML में प्लेस होल्डर होता था, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम क्या है भाई, हैंड टेक्स्ट। अच्छा, हैंड टेक्स्ट कहाँ पर लिखना है भाई, इनपुट फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर आके हैंड टेक्स्ट, और हैंड टेक्स्ट में मैंने कहा भाई एंटर करो, क्या एंटर करो, प्रोडक्ट। अच्छा, एक और चीज, हैंड टेक्स्ट के अलावा एक और चीज आपके पास आती है लेबल, ठीक है। अब लेबल और हैंड टेक्स्ट में क्या फर्क था, इस लेवल में वो जो यहाँ पर मैंने कहा एंटर ये ऊपर आ जाता है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये ज्यादा यहाँ पर आकर इसको कमेंट करते हैं ताकि हम डिफरेंस देख सकें कि दोनों में फर्क क्या था। अगर सिंपल आप हिंट टेक्स्ट देते हो तो वो जस्ट लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन लेबल में क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी आपके पास एंटर प्रोडक्ट नेम ऊपर जाए, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है। स्टाइलिंग भी कैसे करना है, अगर हैंड टेक्स्ट में करना है या इसमें, तो ये भी बता चुकी हूँ पहले। तो क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा क्रेड है, तो हम फॉर्म वाली चीज को रहने ही देते हैं और बस जल्दी से ना उसको डिजाइन कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। कॉपी गलत की है। अच्छा, कॉपी कंटेनर से कंटेनर तक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, आखिर में कॉमा लगा लिया है। और यहाँ पर आकर थोड़ा सा स्पेस देना है, तो क्या ले लेंगे भाई, साइज बॉक्स। स्पेस किस एक्सिस में देना है, वाई एक्सिस में, तो क्या ले लेंगे भाई, हाइट। और हाइट यहाँ से मैंने क्या दे दी, 50। अच्छा, अब मैं ये पूरा ही कॉपी कर लेती हूँ विथ साइज बॉक्स। मैथ में कम हाइट और वेट पढ़ते रहते हो वो भी आप। इंटर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है, प्रोडक्ट प्राइस के नाम के साथ साथ प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी भाई, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में था, और क्या डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। क्वांटिटी वगैरह आप ऐड कर लेना, मैं यहाँ पर फिलहाल क्या डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, इमेज नहीं है ना, क्योंकि करंट विदाउट इमेजेस है, करंट विद इमेजेस जब पढ़ेंगे तब हम इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। हमने 3 फील्ड्स लिए, कौन सी 3 फील्ड है हमारे पास, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ये 3 फील्ड ले ली, फॉर्म डिजाइन हो गया। जाहिर है फॉर्म फिल जो है वो किसी ना किसी बटन पर ही होता है, ऑन प्रेस। और ऑन प्रेस के अंदर यहाँ पर आकर बटन पर क्या दिखाना है वो लिख देते हैं, और यहाँ पर हम जस्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एड प्रोडक्ट, ठीक है। आकर एक बार इसका UI चेक कर लेते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और ऐड प्रोडक्ट का बटन यहाँ पर ठीक है। बटन का साइज बढ़ा लेते हैं, बाकी सारी चीजें सेट है ताकि वो फील्ड्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। यहाँ पर आके मैंने कहा इसको रैप कर लो कंटेनर से, और
इस कंटेनर की विड्थ बिल्कुल वही दे देते हैं जो अभी ऊपर दिखा है 300। अब बटन को अगर स्टाइल करना है तो बटन को स्टाइल करने के लिए मैंने बताया था कि क्या करना है भाई, सिंपल यहाँ तो पहले कॉमा लगा लेना है, कॉमा लगाने के बाद क्या करना है भाई, मुझे स्टाइल करना है। किसको स्टाइल करना है? एलिवेटेड बटन को। एलिवेटेड बटन डॉट आपके पास स्टाइल फ्रॉम का ऑप्शन आ रहा होगा, क्या सेट करना है भाई, बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो यहाँ से आके मैंने कहा भाई कलर, और क्या कलर है भाई, इसका टेक्स्ट कलर सेट करना है, जो कि ऊपर करके हटे हैं तो लंबी करने के बजाय ऊपर कहाँ किए? ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट कलर व्हाइट किया था ना, वो तो तो एप बार सेम यही चीज आपने अच्छा क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करके कहाँ पर आना है भाई, जहां पर टेक्स्ट कलर को सेट करना है। ठीक है, आकर एक बार चला कर देखते हैं। सही। अब थोड़ी सी इसकी जो है ना हाइट इंक्रीज करने की जरूरत है, तो यहाँ पर आकर देख लेते हैं कि भाई 40 पर क्या आ रहा है। ज्यादा ही हो जाएगा। सही, 45 कर लेते हैं, 45 सेट है। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिटेल्स हम डालें वो डेटाबेस में जानी चाहिए। ऐसे ही वो डिटेल्स डेटाबेस में जाने के लिए सबसे पहले स्टेप में तो आपने ये करना है कि भाई फायरबेस के साथ कनेक्शन करवाना है अपनी एप्लीकेशन। तो कनेक्शन किस तरह से करवाएंगे? कनेक्शन करवाने के लिए सबसे पहली चीज हमने लिखना है भाई फायरबेस लॉग। ठीक है, अगर ऑलरेडी किसी यूजर से लॉगिन हुआ है तो वो आपको वो यूजर अकाउंट दे देगा कि भाई इस यूजर से ऑलरेडी यूजर लॉगिन हुआ है, आप पहले लॉग आउट करो, फिर क्या कर लो, लॉगिन करो। यस, लॉगिन नहीं हुआ, लॉगिन करना है। यहाँ पर आकर अलाउ, हाँ ठीक है, अलाउ करना है, CLI को अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद वो रिडायरेक्ट करवा देगा। अच्छा जी, यूज अनदर अकाउंट पर आते हैं और अपने अकाउंट डिटेल्स यहाँ डाल लेनी है, यानी कि अपना ईमेल जो भी एक बार इसी का बोल दो। चलिए। यहाँ पर ईमेल, ईमेल के बाद क्या डालेंगे, पासवर्ड। हाँ भाई, यहाँ से क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके पास यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ आ रहा है फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुली, और अगर यहाँ आकर भी देखो तो आपको बता देगा कि भाई आप इस अकाउंट से सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब इस अकाउंट पर जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, अगर मुझे उनको देखना है, जाहिर जिस प्रोजेक्ट से मेरे को कनेक्ट करवाना है तो ये तो मैंने ही चूज करना है, तो मैंने यहाँ पर आगे क्या लिखना है भाई, फ्लटर फाइल कंफिगर। फ्लटर फाइल कंफिगर करने पर वो कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेगा, और आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई आप खुद से चूज कर सकते हो कि किस प्रोजेक्ट के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ भाई, कॉन्फ़िगर की स्पेलिंग सेट है, दोबारा से configure करते हैं। अच्छा, अब जब किसी के पास कंसिडर करते वक्त ये इशू आए कि भाई कंसिडर ना हो रहा हो, तो सिंपल ये वाली कमांड जो है वो कॉपी करनी है, कहाँ पर आना है, यहीं पर आ जाना है, और यहाँ से आकर आपने ओपन कर लेना है फ्लटर CLI। काम ये करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब नाम रहेगा कोडिंग पे बनाना। कूलिंग करी थी। अच्छा, ये कमांड ऑलरेडी चली हुई है, कैसे पता कि चली हुई? अगर चली हुई नहीं होती तो ये जो आपने फायरबेस लॉगिन लिखा ना, उसी पॉइंट पे वो आपको एरर देता कि भाई फायरबेस इज नॉट रिकॉग्नाइज। दूसरी वाली कमांड आपने चलानी है, चलाने के बाद फिर क्या चलाएंगे भाई, जो हम चलाते थे फ्लटर फाइल कॉन्फ़िगर। ठीक है, पहले ये कमांड चला लो, और यहाँ पर अगर गौर करो तो ये भी इसी कमांड की सजेशन आपको दे रहा है कि भाई फ्लटर फाइल CLI को आपने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट भी किस तरह से करना है, ग्लोबली। तो एक्टिवेट करने के बाद दोबारा से ये कमांड चलाएंगे फ्लटर फाइल कॉन्फ़िगर, तो देखो उसने फेच करना शुरू कर दिया, फेचिंग हो रही है। अब आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स इस अकाउंट पर हैं, किस अकाउंट पे, जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया है, जिस अकाउंट से भी आपने लॉगिन किया, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स। अभी मैंने जो CRUD के लिए प्रोजेक्ट बनाया वो किस नाम से बनाया, CRUD 23070, उसको मैंने एंटर करके सिलेक्ट कर लेना है, देन अगेन एंटर करना है। सबके लिए वो फेचिंग करेगा, एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए, और आपको एक फाइल बनाकर दे देगा किस फोल्डर में भाई, लिप के। तो सक्सेसफुली आपके पास
फायरबेस ऑप्शन की फाइल आ चुकी है। फायरबेस ऑप्शन डॉट डार्ट की फाइल में हाँ एरर आ रहा है। एरर किस चीज का आ रहा है जिससे पूछूंगी वही बताएगा। अदनान, इस फाइल में एरर क्यों आ रहे हैं, क्या करेंगे जो एरर सॉल्व हो जाएगा। फायरबेस ऑप्शन डॉट डार्ट की फाइल बनकर आ चुकी है। जैसे ही हमने फ्लटर फाइल कॉन्फ़िगर की कमांड चलाई, चीजें सेलेक्ट की, अब इस फाइल में आपके पास फायरबेस कोर का एरर आ रहा है। आपने क्यों? कहा क्या बताया उसमें क्या बताया वो थोड़े ना आप बताएं, आपको सवाल है बताता रहे तो नहीं मैं यस ये समझ क्या बताइए सवाल को समझ सवाल नहीं समझ आ रहा। हाँ भाई क्यों एरर आ रहा है कौन बताएगा। मैं फर्स्ट टाइम में ऐड नहीं किया ऐड नहीं किया। सिंपल कहाँ पर आना है भाई, पब डॉट डेफ आना है और पब डॉट डेफ पर आकर किसको ऐड करना है भाई। फ्लटर ओ फायरबेस को नेक्स्ट स्लो चल रहा है तो बस पेशेंस रखकर ऐड करना है। नहीं ऑथ की जरूरत नहीं है, ऑथ जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन था। ठीक है तो यहाँ पर आकर ढूंढ लेते हैं भाई फायरबेस और यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ऐड कहाँ पे करवाते हैं, कॉपी फैक्टर यमन पर आना है और यहाँ पर आपके पास इक्यू पर तीनों आइकन्स के नीचे ऐड करके जैसे आप कंट्रोल एस की कमांड चलाओगे फ्लटर पब गेट होना वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। पब गेट होते ही यहाँ से एरर भी क्या हो जाएगा चल जाएगा। ठीक है अब कनेक्शन करने के लिए मेन डॉट डार्ट पर आना है और मेन डॉट डार्ट पर आकर क्या करना है भाई, सबसे पहले तो जो आपका मेन मेथड है इसको एसिंक्रोनस बनाना है। ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एसिंक का यूज हम क्यों करते हैं। अवेट का कीवर्ड यूज करके क्या लिखोगे भाई, क्या है आपके पास फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, लेकिन फायरबेस को यूज करने के लिए टॉप पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा फायरबेस कोड। ठीक है डॉट लगाकर आपके पास क्या है भाई इनिशियलाइज ऐप। इनिशियलाइज ऐप क्या है, एक मेथड है, इसके अंदर क्या देते हैं ऑप्शन। और ऐड किसको करवाना है, मैंने इस फाइल को ऐड करवाना है। इस फाइल के अंदर एक मेथड है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी है बल्कि डिफॉल्ट फायरबेस ऑप्शन डॉट करंट प्लेटफॉर्म। ठीक है इसको ऐड करवाना है। इसको जैसे ही ऐड करवाओगे वो कहेगा भाई पहले इस फाइल को टॉप पे इंपोर्ट करो। जब तक इस फाइल को इंपोर्ट नहीं करोगे आपके पास एरर आता रहेगा। सिंपल यहाँ पे करना है कंट्रोल डॉट और फायरबेस अंडरस्कोर ऑप्शन डॉट डार्ट की फाइल को टॉप पे क्या कर लेना है इंपोर्ट करते ही आपके पास एरर क्या हो गया चला गया। ठीक है कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका। अब क्या करना है, मैंने डेटाबेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पुट करूँ, नाम डालूं, प्रोडक्ट का प्राइस डालूं, डिस्क्रिप्शन, वो डेटाबेस में जाना चाहिए ऐसे ही। तो इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बना रही हूँ मैं जिसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो परफॉर्म करेंगे, यानी कि क्रिएट का काम, रीड का काम, अपडेट और डिलीट। ठीक है यहाँ पर आके मैंने कहा मुझे मजीद एक क्लास बनानी है और क्लास का नाम आप खुद भी रख सकते हो। मैंने कहा भाई माई क्लास डॉट डार्ट मैंने नाम। ठीक है क्लास है, यहाँ पर मैं मेथड लिखूंगी डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए। क्लास का नाम मैंने दे दिया माई, लाजमी नहीं है आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने कहा भाई पहला जो मेथड होगा मेरे पास वो किसके लिए होगा, ऐड प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को मैंने क्या करवाना है ऐड करवाना। यहाँ पर आगे मैंने कहा भाई ऐड प्रोडक्ट के नाम से मेथड बनाओ। ये मेथड कहाँ से देखकर लिखना है, कहीं से नहीं, आपकी अपनी चॉइस है, आपका मेथड है, आप कोई भी नाम दो चलेगा। ठीक है ऐड प्रोडक्ट के नाम से मेथड बनाने के बाद आपने क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट के नाम से मेथड बनाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अब बताना है कि भाई ये मेथड आप किसी भी नाम से बनाओ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके अंदर हम लॉजिक्स लिखेंगे। अब जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई लास्ट टाइम जो ऑथेंटिकेशन का काम किया था उसमें हमने सारा कुछ इसी फाइल के अंदर किया था, इसके लिए सेपरेट फाइल बनाने की क्या जरूरत है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहो तो सारा काम यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहां पर सारा काम सेपरेट होता है कि भाई डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम है वो एक अलग फोल्डर में है, यूआई से रिलेटेड जो भी काम है वो एक अलग फोल्डर में, ताकि चीजें ऑर्गेनाइज रही हो। कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता है कि भाई अगर डेटाबेस का मसला आ रहा है मैंने इस फोल्डर में, यूआई का मसला आ रहा है मैंने यहाँ। ठीक है तो यहाँ पे बटन के क्लिक पे क्या होना है मैं बता देती हूँ। अच्छा अब डेटा जो हमारे पास यहाँ जाता है ना वो कुछ इस तरह से जाता है। किस तरह से जाता है भाई, की और वैल्यू के फॉर्मेट में। तो डार्ट में की और वैल्यू के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, याद होगा भाई, मैप। याद है कि मैप में हम क्या करते थे, डेटा को फॉर्मेट में स्टोर करवाते थे। तो डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए मुझे इन फील्ड्स की वैल्यू को टारगेट करना है। फील्ड्स की वैल्यू को टारगेट करके मैं वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगी। तो किस तरह से करेंगे भाई, सिंपल मैंने कहा भाई यहाँ पर आकर आप एक वेरिएबल बनाओ, किस नाम से भाई, प्रोडक्ट नेम है तो पी नेम रख लेंगे। ठीक है और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा भाई, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का मतलब है मेरी जितनी भी इनपुट फील्ड्स है वहां से डेटा है। तो कॉपी किया, पेस्ट किया, पी नेम के बाद हमारे पास क्या है भाई प्राइस है, प्राइस के बाद हमारे पास क्या है भाई डिस्क्रिप्शन। ठीक है
अच्छा जी, अब क्या करना है, मैंने ये अभी जस्ट मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इनके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं की। वैल्यूज कहाँ से आएंगी, मैंने कहा भाई वैल्यूज यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या लेंगे भाई, सिंपल कंट्रोलर। और मैंने कहा भाई यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम। डन हो गया। इसी तरह से क्या करना है भाई, नीचे आकर कंट्रोल भी चलाना है और यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए भाई, प्राइस आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आकर इसी तरह से लास्ट जो हमारी फील्ड है वो किसके लिए भाई, डिस्क्रिप्शन के लिए है, यहाँ डिस्क्रिप्शन। अब अभी क्या हुआ, आपके पास जो भी डेटा आपने यहाँ पुट किया वो डेटा स्टोर कहाँ हो चुका है, यहाँ स्टोर हो। अच्छा, वैलिडेशंस के लिए मैंने बताया था सिंपल क्या करना, आपके पास आपके फॉर्म का जो भी मेन विजिट हो, तो फॉर्म का मेन विजिट कॉलम है, उसको रैप कर लेना। किससे रैप कर लेना भाई, एक विजिट। और आपके पास उस विजिट का नाम क्या होगा भाई, उस विजिट का नाम होगा फॉर्म। अच्छा, ये वैलिडेशन के लिए काम है। अब यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है, एक विजिट आता है फॉर वैलिडेशन। क्या नाम था, कौन बताएगा उसका? ग्लोबल की। ग्लोबल की के अंदर हम क्या करते थे भाई, सिंपल फॉर्म की स्टेट को चेक करवाना है तो क्या लिखेंगे भाई, फॉर्म की स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि वो ग्लोबली का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर फॉर्म के अंदर जितनी भी फील्ड्स है, मैं इस फील्ड की बात करूँ, इस फील्ड की बात करूँ या इस फील्ड की बात करूँ, इन तमाम फील्ड्स की वैलिडेशन को ये चेक करेगा। कौन चेक करेगा, ये जो वेरिएबल आपने बनाया। ये कहाँ से देख कर लिखना है, ये अपनी मर्जी से लिखना है। ठीक है, लेकिन चेक ये उसी सूरत में करेगा जब आपने उस विजिट को एक की पास करोगे और उस की का नाम वही सेम नाम रखोगे जो आपने कहाँ पर दिया है, यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब वैलिडेशन किस तरह से चेक होगी, वैलिडेशन के लिए मैंने बताया था हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। किस नाम से प्रॉपर्टी आती है भाई, वैलिडेटर के नाम से। वैलिडेटर के अंदर आपने कहा कि भाई ये क्या करेगा, वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अच्छा भाई यहाँ पर आकर जस्ट क्या करना है, कंट्रोल स्पेस करना है तो आपको सजेशन दे देगा। अगर आपको उससे नहीं लिख रहे तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल स्पेस करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, सजेशन आ जाएगी। अगर एक लाइन का कोड है ऊपर वाले को पिक कर लो, मल्टीपल लाइन का कोड है नीचे वाले को। अब मैंने कहा भाई आपने चेक क्या करना है, आपने चेक करना है कि भाई अगर वैल्यू जो है वो क्या है, खाली है। वैल्यू अगर खाली है तो आप कौन सा पार्ट चलाओ, इफ वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं माउस लेके जाऊँ एक चीज रीड करो कि भाई वो क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टी इज एम्प्टी कैन बी अनकंडीशनली एक्सेस बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास हो सकता है वो कुछ नहीं लिख रहा, तो उस सूरत में आपने मेक श्योर करवाना है कि वैल्यू क्या की जा रही है, फिल की जा रही है। अब नल और एम्प्टी दो अलग अलग चीजें होती हैं। आइए बात समझ, तो वैल्यू का फिल होना लाजमी है, तो आप सिंपल इसके लिए कौन सा ऑपरेटर लगा दोगे, नॉट ऑपरेटर। और यहाँ क्या लिख लोगे भाई, रिटर्न। और रिटर्न में अपना मैसेज दे दोगे, क्या है भाई, किस वाली फील्ड की बात हो रही है, प्राइस की। प्राइस इज रिक्वायर्ड, कि ये वाली फील्ड जो है फिल करना आपके लिए क्या है भाई, जरूरी है। आखिर में क्या लगा दो, सेट। सेट हो गया। इसी तरह इस पूरे वैलिडेटर को ब्रैकेट के साथ कॉपी करो एंड देन दूसरी फील्ड के लिए भी इसको ले लो। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का नाम है, तो मैंने कहा प्रोडक्ट नेम इज रिक्वायर्ड। लास्ट हमारे पास क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई, इसी को कॉपी करके कि डिस्क्रिप्शन भी जरूरी। क्या अभी वैलिडेशन लग जाएगी या अभी भी कुछ मजीद बाकी है? अच्छा भाई, जिससे पूछूंगी वही जवाब देना। मेन डॉट डार्ट पर क्या मसला आया, यहाँ का क्या हटा लेंगे, कौन से वर्ड हटा लेंगे। चेयर लगा दे इतना, मैं मिस दोबारा बोल दो ओपन करके चेयर क्लास के बाद। काउंटर वाली मिस को बोला नहीं चले मुझे बुलाओ बाहर तो ऐसे करने। इस पानी पे क्या होता है? अच्छा जी, अभी इस पॉइंट पे क्या कोई एरर आएगा बटन पर क्लिक करने पर? ये बताया नहीं को बताना क्या चीज मिसेंगे कि हमने अभी तक ये वाली चीज बताई नहीं है कि ये जो एरर मैसेज आना है ये किस पे आना है, बटन के क्लिक पर। सिंपल नीचे आकर आपके पास जो लॉजिक आपने बटन के क्लिक पर लिखनी है वो मिस है, उस लॉजिक को लिख लेंगे। यानी कि जो हमारा ऑन प्रेस है ये भी खाली पड़ा है। तो अब मैं ऑन प्रेस पर आके क्या कहूंगी कि भाई चेक करो कि अगर फॉर्म की स्टेट जो है, ये फॉर्म कौन सा जो ऊपर वेरिएबल बनाया है, किसको चेक करो, करंट स्टेट को चेक करो। अगर वो आपके पास क्या है भाई, वैलिडेट
इससे पहले नोट लगाओ पढ़ना है पूरा। यहाँ पर एरर किस चीज का आ रहा है, ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी नहीं लगा देना, पहले चीजों को पढ़ना है कि भाई किस चीज का एरर आ रहा है, कि आपने नल चेक करवाना है कि भाई जो भी डेटा वो फिल कर रहा है उसमें वैल्यू का आना जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को नल अलाउ करते हो तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाते हो, और अगर आप नल अलाउ नहीं करते, आप स्ट्रिक्टली कहते हो कि इसके अंदर डेटा आना चाहिए, तो वहां पर आप क्या लगाते हो भाई, नॉट ऑपरेटर लगाते हो। ठीक है, अगर मेरे पास सारी चीजें ठीक हैं तब जाके मेरा इफ वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, इफ वाले पार्ट में क्या होना है, ये वाली चीज अभी नहीं बताई, तो अभी आके अगर इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास प्रॉपर एरर मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, कि भाई ये वाली फील्ड, ये वाली नाम वाली फील्ड, प्राइस वाली फील्ड और डिस्क्रिप्शन, तमाम फील्ड मेरे पास क्या है, खाली है। अब यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगी, अपनी लॉजिक लिखूंगी डेटाबेस में डेटा पहुंचाने की। किस तरह से, अब मैंने जैसे बताया यहाँ पे जो डेटा आप पहुंचाओगे वो किस फॉर्मेट में पहुंचाओगे, मैप की फॉर्मेट में, यानी कि की और वैल्यू की बात हो रही है। कि आप क्या कहोगे, भाई आपके पास एक की है किस नाम से, पी नेम के नाम से, उसकी वैल्यू लेट से आपने कहा कि भाई क्या है, माउस है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक की है प्राइस के नाम से, इसी तरह से दूसरी की है डिस्क्रिप्शन के नाम से। तो मैंने कहा कि भाई डेटा मेरे पास की और वैल्यू की फॉर्मेट में जाने वाला है, तो इसके लिए मैं क्या बना लूँ, एक मैप बना लूँ, और मैप में की डेटा टाइप क्या हो, तो मैंने कहा भाई की डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी, वैल्यू की डेटा टाइप क्या हो, मैंने कहा डायनेमिक रखी। अभी स्ट्रिंग और डायनेमिक क्या है, की डेटा टाइप क्या हो, की डेटा टाइप का मतलब है इसकी बात, इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखी भाई, स्ट्रिंग। इसकी डेटा टाइप डायनेमिक क्यों रखी, अगर नाम है तो वो स्ट्रिंग में आ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास क्या है भाई, प्राइस है, तो प्राइस मेरे पास किसमें, नंबर्स में आ रहे। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मेरे पास किसी भी तरह का डेटा आ सकता है, वो नंबर भी है वो स्ट्रिंग भी है, तो इसके लिए मैंने डेटा टाइप क्या अलाउ कर दिया भाई, स्ट्रिंग अलाउ कर दिया। ठीक है, और ये है क्या भाई, ये जो डेटा आपके पास आएगा ये प्रोडक्ट डेटा है, या आप सिंपल प्रोडक्ट लिख लो, आपकी अपनी स्टोरी से जो लिखना चाहो। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आएंगी किस तरह से, कैसे बनाना है, मैंने कहा भाई जो पहली मेरी फील्ड है, यानी जो डेटाबेस में पहला मेरा कॉलम जाएगा वो किस नाम से जाएगा, पी नेम के नाम से जाएगा। अच्छा, इस पी नेम के अंदर वैल्यू कौन सी जानी चाहिए, जो फॉर्म में फिल की जा रही है, जो फॉर्म में फिल की जा रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर पी नेम दे दिया। तो यहाँ पर आकर हम यही लिख देंगे क्या भाई, पी नेम। ठीक है, और साथ में क्या लगाना है, जिस तरह से ऑथेंटिकेशन के वक्त लगाया था, क्या लगाया था भाई, टेक्स्ट। पी नेम का पी कैपिटल कर लेते हैं, वो कह रहा है भाई इस नाम से मुझे वेरिएबल नहीं मिल रहा। इसी तरह से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और ये मैं कहीं से देख कर नहीं लिख रही हूँ, ये आपने खुद से डिसाइड करना है कि डेटाबेस के अंदर किस नाम से आप क्या बनाना चाहते हो भाई, कॉलम बनाना चाहते हो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अच्छा सब जगह बी नेम हो गए, कहाँ भी नेम हो गया, सब जगह यहाँ पर भी नेम हो गया। हाँ, तो सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमारी फील्ड है वो किस नाम से है भाई, डिस्क्रिप्शन के नाम से आ रही है ये। ठीक है, अब मैंने कहा फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट का नाम डाला जा रहा है वो इस कॉलम में स्टोर करवाना है, इसी तरह से प्राइस जो भी डाली जा रही है वो यहाँ स्टोर करवाना है, डिस्क्रिप्शन जो डाली जा रही है वो यहाँ स्टोर करवाना है। आईडी कहाँ है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया जो आप आईडी का इस्तेमाल करते हो वो ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर यानी ग्विड का यूज करते हो, ऐसा ही है। तो उसके लिए मैंने कहा भाई अलग से एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम क्या है, आईडी, और आईडी जो आएगी ना वो मेरे पास ग्लोबली यूनिक होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है pub.def पर, pub.def पर आकर आपने रैंडम स्ट्रिंग के नाम से एक पैकेज ऐड करवाना है, रैंडम। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, जितने भी पैकेजेस हम ऐड करवाते हैं वो कहाँ करवाते हैं, popspec.yaml पर आना है, और यहाँ तो क्या काम होगा रैंडम स्ट्रिंग का? रैंडम स्ट्रिंग का ये काम होगा, वो रैंडम आपको आईडी जनरेट करके देगी। जैसे एक आईडी वनस ने डाल ली, तो सेम आईडी वो आपके लिए नहीं रखेगी, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक आईडी है भाई, रैंडम कुछ भी हो सकता है, इसके साथ नंबर भी है और टेक्स्ट भी, नीचे वो भले सारी चीजें सेम है लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास क्या आ रहा होगा, डिफरेंट आ रहा होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा भाई जो आईडी आएगी वो रैंडम ही आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ऐड करवाना है रैंडम स्ट्रिंग को। कैसे ऐड करवाएंगे भाई, यहाँ पर आके बस लिखना है रैंडम स्ट्रिंग, ऑप्शन आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन करना है, और एक मेथड है, किस नाम से मेथड है भाई, रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम अल्फा न्यूमेरिक, और यहाँ पर आके लेंथ बता देनी है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी जो आईडी है आपके पास ये इसकी लेंथ क्या हो, 10 हो, 5 हो, आप अपनी मर्जी से लेंथ भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब फॉर्म का डेटा मेरे पास यहाँ आकर स्टोर हो गया, आईडी मेरे पास उस वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है भाई, सिंपल वो जो मेथड पर मैं काम कर रही थी उसको कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने कहा जो ऐड प्रोडक्ट के नाम से मेथड है, एक पैरामीटराइज मेथड। पैरामीटर में ये दो चीजें एक्सेप्ट करेगा। पहली चीज तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, फॉर्म के अंदर मौजूद बाकी का डेटा। बाकी का डेटा मतलब मेरे पास क्या होगा भाई, बाकी का डेटा मेरे पास प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन है। इसके लिए हम एक सेपरेट मैप बना चुके हैं। ऐसे ये ना मैप के अंदर हमने
सारी चीजें रख दी है यहाँ पर। अगर आप आकर देखो तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट मैप बना दिया है कि भाई अगर आपको प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्राइस चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप किसका यूज करोगे, इस मैप का यूज करोगे। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास इन तीनों चीजों के लिए जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, मैप। इसी तरह से आईडी को मैंने मैप से बिल्कुल बाहर रखा। तो यहाँ आकर मैं कहूंगी कि भाई ये मेथड दो चीजें एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, पहली चीज तो मेरे पास क्या है भाई, प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज मेरे पास क्या है, आईडी। अब इन दोनों की डेटा टाइप बतानी है, तो पहले मैं इस प्रोडक्ट की डेटा टाइप बताऊंगी। प्रोडक्ट की डेटा टाइप मेरे पास क्या है भाई, मैप। मैप में की अगर मैं बात करूं, क्या डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। वैल्यू की अगर मैं बात करूं, क्या डेटा टाइप है, डायनामिक। ठीक है, आईडी की अगर मैं बात करूं, क्या डेटा टाइप है मेरे पास, स्ट्रिंग। बात समझ आ रही है। ये मेथड ऐसा पैरामीटर दो चीजें ले रहा है। पहली चीज तो प्रोडक्ट्स को लेगा, दूसरी चीज आईडी लेगा। प्रोडक्ट की डेटा टाइप हमने यहाँ पर जो रखी थी वही हमने वहां डिफाइन करी। अब डेटा डलवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आना है इसी मेथड में, और यहाँ पर आकर आपने किसका यूज करना है भाई, सबसे पहले तो इस मेथड को क्या बना लो, एसिंक्रोनस मेथड, ताकि ज्यादा टाइम ना ले। जब भी आप असिंक का कीवर्ड लगाते हो तो वहां पर वेटिंग के लिए क्या लगाते हो, अवेट का। अब यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है फाइल फोर का। ठीक है, तो यहाँ पर आके जस्ट पॉप डॉट डेफ में आना है और क्या लिखना है भाई, फायर स्टोर डेटाबेस। ठीक है, क्लाउड फायर स्टोर के नाम से होगा, स्पेलिंग हो सकता है मैं आगे पीछे, हाँ क्लाउड फायर स्टोर के नाम से ये पैकेज है। इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके जितने भी पैकेजेस हैं उसको ऐड कहाँ करवा रहे थे हम, कॉपी पैक डॉट YAML पर आना है और इसको क्या करवा लेना है, ऐड। ठीक है, ऐड करवाने के बाद हम उसी का यूज करेंगे भाई। फायर स्टोर का सजेशन आ रही है तो ठीक है, वरना क्या कर लेंगे, टॉप पर पहले इंपोर्ट करवा लेंगे। किसको इंपोर्ट करवा लेंगे भाई, फायर स्टोर को। ठीक है, यहाँ से आके मैंने कहना है फायर स्टोर आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिख लेते हैं, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, ये रहा, आ गया। ठीक है, फायर स्टोर पूरा लिखने पर वो प्रॉपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपने क्या लिखना है भाई, सिंपल फायर स्टोर, फायरबेस फायर स्टोर पूरा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा फायरबेस फायर स्टोर के बाद क्या लिखना है भाई, इंस्टेंस। इंस्टेंस के बाद अपने कलेक्शन का नाम। अब आपके पास यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं फायरबेस की बात करूँ तो फायरबेस में जो डेटा है वो जितना भी डेटा है वो नो सीक्वल डेटा। नो सीक्वल डेटाबेस का क्या मतलब होता है कि भाई पहली चीज तो अगर नो सीक्वल डेटाबेस की मैं डेफिनेशन बताऊं कि नो सीक्वल डेटाबेस में आपके पास आपस में जो डेटा है वो रिलेट नहीं करता। आपने इससे पहले एसक्यूएल सर्वर पढ़ा, आपने इससे पहले माई एसक्यूएल पढ़ा, वो दोनों ही हमारे पास क्या थे भाई, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या थी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपस में रिलेट करता था डेटा। कि अगर मैं डेटाबेस बना रही हूँ स्कूल के नाम से तो वहां पर या तो टीचर का टेबल होगा, वहां पर या तो स्टूडेंट का टेबल होगा। वहां पे ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं बोलूं भाई डॉक्टर का टेबल, आपस में चीजें रिलेट ही नहीं करती ना, कुछ अजीब ही हो जाएगा कि भाई टीचर स्कूल में, डॉक्टर कहाँ से आए। तो आपके पास अगर मैं कहूँ कि भाई नो सीक्वल डेटाबेस की बात करूं तो वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होती कि टेबल्स आपस में रिलेट कर रहे हो या डेटा आपस में रिलेट कर रहे हो। आप किसी भी तरह का डेटा बना सकते हो। और फायरबेस के अंदर हम टेबल को क्या कहते हैं भाई, कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से टेबल में मौजूद जो आपके पास कॉलम्स है या जो आपके पास आईडी है स्पेशली, उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट है। आईडी को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो आते हैं भाई यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं, क्या किसको, डेटा सिंपल है साहब। यहाँ पर मैंने किसी भी किस्म का कोई कॉलम नहीं बनाया, मैंने डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट किया, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस यहाँ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थ्रेड 23070। ठीक है, डेटाबेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको अलाउ करनी पड़ेगी। जैसे ही आप क्रैक 23070 को सिलेक्ट करोगे, यहाँ आपको बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा। बिल्ड में आके आपने किसको ढूंढ लेना है, फायर स्टोर डेटाबेस को ढूंढ। फायर स्टोर डेटाबेस में आकर जहां पर अपना डेटा स्टोर करवाओगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ से आकर आप क्या करना है भाई, सिंपल टेबल का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप वहीं से जो भी नाम लिखोगे उस नाम का टेबल यहाँ खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, यानी डेटाबेस बनाने के लिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन क्रिएट पे क्लिक करना है। मतलब ये दो ऑप्शन आते हैं, टेस्ट मोड और प्रोडक्शन मोड। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन मोड की तरफ जाओ, लेकिन अगर आप टेस्टिंग पर्पस के लिए कोई काम कर रहे हो तो वो सिंपल आप टेस्ट मोड पर भी जा सकते हो। टेस्ट मोड में ये होता है कि कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपका डेटाबेस वो डिलीट हो जाए। ये लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ, विद इन 30 डेज। अगर कॉल करो सिक्योरिटी का जो अपडेट, जो सिक्योरिटी रूल्स विद इन 30 डेज।
अपनी मर्जी छोड़ा है वो नहीं नहीं, यहाँ पर आए थे, यहाँ बिल्ड पर क्लिक करके कहाँ पर आए थे, फायर स्टोर डेटाबेस पर आए थे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। और अगर यहाँ रीड करो तो क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट कलेक्शन। और अभी अभी मैंने ये बात बताई कि भाई यहाँ पर आप टेबल्स को क्या कहते हो, टेबल्स को आप क्या कहते हो भाई, कलेक्शन ही कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्शन का नाम खुद से देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पर क्या करना है, रूल्स पर आना है, और रूल्स पर आकर क्या करना है भाई, अलाउ करना है। अलाउ किस तरह से करोगे कि भाई डेटा को अगर डलवाना चाहते हो तो रूल्स में बाय डिफॉल्ट रीड और राइट फॉल्स हुआ है। रीड और राइट का मतलब सबको पता है कि भाई पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो इसको इन्होंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स किया हुआ है। हम क्या कर देंगे भाई, ट्रू कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। ठीक है, जब तक आप इसको ट्रू नहीं करोगे आपके पास डेटा डेटाबेस में नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके क्या करना है भाई, अपने कलेक्शन का नाम बताना है। तो मैंने कहा भाई कलेक्शन का नाम मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद कौन सी चीज है जो आपके एक एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो मेरा ख्याल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि भाई आपके पास आईडी वो स्पेसिफिक चीज होती है जो यूनिकली एक एक रिकॉर्ड को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। अच्छा, अब जो डेटा है, डेटा को डलवाने के लिए आपके पास एक मेथड है सेट के नाम से। तो डेटा कहाँ पर आ रहा होगा, प्रोडक्ट में। यहाँ पर आके आपने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। अब इसी मेथड को हम कॉल करवा लेंगे, कहाँ कॉल करवा लेंगे, प्रोडक्ट डॉट डाट वाले पेज पे। मैंने कहा भाई तो फॉर्म के अंदर नाम, ईमेल, नाम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आ रही हैं। ये हमने कहाँ पर इन कॉलम्स में रखवा ली। कॉलम्स आपके पास इस नाम से बनेंगे, लेकिन डेटा डलवाने के लिए आपको इस मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे भाई, यहाँ पर आकर जहां पर आपका मैप जो है एंड हो रहा है वहीं पर आपने, क्योंकि अगर असिंक लगाया है तो अवेट का कीवर्ड लगाएंगे, और अगर असिंक नहीं लगाया है तो लाजमी लगा देंगे। ठीक है, ताकि आपके पास अवेट लगाने के बाद मैंने क्या करना है, वो जो मेथड है एड प्रोडक्ट वाला, वो किस क्लास में बना है, पर क्लास। क्लास का नाम आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कहा कि भाई क्लास का नाम मेरे पास क्या है, माई क्लास। डॉट लगाना है, और जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं आपको एड प्रोडक्ट वाला मेथड मिल रहा है। ये दो चीजें ले रहा है एज अ पैरामीटर, कि पहले तो उसको प्रोडक्ट बताओ, दूसरे उसको आईडी बताओ। तो जो भी फॉर्म में फिल हुआ है वो मैंने कहाँ पर रख दिया, इस वाले प्रोडक्ट्स में रख दिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे सेट हो गया। इसी तरह से अगर मैं आईडी की बात करूँ तो आईडी का आई यहाँ पर क्या है, मेरे पास कैपिटल है। मैंने कहा कि भाई जो भी आईडी आए वो कहाँ से आए, जो हमने ऐड किया है पैकेज, कौन सा पैकेज ऐड किया है भाई, आपके पास रैंडम स्ट्रिंग वाला पैकेज, उससे आए। ठीक है, जैसे ही डेटाबेस में डेटा चला जाए देन वाला मेथड चले और वो मुझे एक मैसेज दे दें कि भाई डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा अब उसके लिए हम क्या लेंगे, राउंड ब्रैकेट लियो। राउंड ब्रैकेट का मसला नहीं है। यहाँ पर आकर आपके पास मैसेज अगर दिखाना है तो उसके लिए हम लेते हैं भाई फ्लटर टॉस। टोस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर फ्लटर टोस्ट कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, तो देख लेते हैं। ये रहा, कॉपी करते हैं इसी को और pub.jml पर आते हैं और यहाँ से आके इसको पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई ऐड करवाना है, तो ऐड करवाने के लिए पहले टॉप पर इंपोर्ट कर ही लेते हैं। फ्लटर टोस्ट कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, स्पेलिंग अगर मैंने सही लिखी है। तो पहले पब गेट ये हो जाए प्रॉपर, फिर ही आपको सजेशन आएगी, सजेशन आ जाएगी। फ्लटर आ नहीं रही। कोई मतलब वाली बात नहीं, खुद से लिखेंगे। आ गई। यहाँ से आपको सजेशन दिया। फ्लटर टोस्ट को सक्सेसफुली टॉप पर ऐड करने के बाद आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पर आकर आप बोल दो कि भाई किसका यूज करना है, हमें फ्लटर टोस्ट का यूज करना है। फ्लटर टोस्ट, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कौन सा पैरामीटर होता है भाई, शो मैसेज का पैरामीटर। यहाँ पर आके सिंपल डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद शो, और टोस्ट का जो है आपके पास मेथड है शो टोस्ट, के अंदर आप क्या दे सकते हो, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज देना चाहो, या प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, आपकी अपनी चॉइस। अभी ट्राई कैच के अंदर नहीं डाला है तो एरर आने के चांसेस हैं, और जो ब्रैकेट है वो सेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कर्ली की जगह कौन सा ब्रैकेट लग चुका है, स्क्वायर, तो उसको सेट करते हैं, बंद करते हैं ब्रैकेट को, और आखिर में क्या लगा देते हैं, सेमी। यहाँ से आकर एक बार